हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद शिव की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि अपन चल रहे थे आगे दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे साइंस का, और दूसरे अध्याय के अंदर लगभग अपन ने 2 क्लासें पढ़ ली थी और 2 क्लासों के अंदर अपन ने अम्ल को कंप्लीट पढ़ लिया था। अम्ल के 10 से 12 गुण थे, वो 10 से 12 गुण पढ़ लिए और प्रमुख अम्ल कौन कौन से होते हैं वो पढ़ लिए। जैसा मैं एक बार फटाफट रिवाइज करवा दूं कि अम्ल के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था। अम्ल में पढ़ा था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। 4-5 अम्ल पढ़े थे, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल और CH3COOH पढ़ा था एसिटिक अम्ल। इसके बाद में इसके गुण भी पढ़े थे कि ये स्वाद के अंदर खट्टे होते हैं, इनका pH मान 0 से 7 के बीच में होता है ना। और पढ़ा था कि ये जो है लिटमस पत्र को नीले से लाल में बदल देते हैं। ये भी पढ़ा था कि ये क्या करते हैं, इनका जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग किसमें किया जाता है, विद्युत अपघटक के रूप में किया जाता है। और अपन ने पढ़ा था कि ये धातुओं के साथ में क्रिया कर लेते हैं और लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये धातु ऑक्साइडों के साथ में भी रिएक्शन कर लेते हैं और ये क्या देते हैं अपने को, लवण और जल देते हैं। ये धातु कार्बोनेट के साथ में भी रिएक्शन कर लेते हैं और हमें क्या देते हैं, लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में भी रिएक्शन कर लेते हैं और अपने को क्या देते हैं, लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। और अपन ने इसका गुण ये भी पढ़ा था कि अम्ल और क्षार आपस में अगर रिएक्शन कर लें तो वो किसका निर्माण करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। इसके साथ साथ में अपन ने एक चीज और भी पढ़ी थी, अपन ने कि अम्ल जो होता है वो धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन कर लेता है, रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो अपन ने उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है उसका परीक्षण भी किया था। उसका परीक्षण किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर अपन क्या कर दें, चूने के पानी में प्रवाहित कर दें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर प्रवाहित कर दें, तो जो चूने का पानी है वो दूधिया हो जाता है और अपने को श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। और अगर अत्यधिक मात्रा के अंदर अपन क्या करते जाए, उसके अंदर प्रवाहित करते जाए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो वो उसका दूधियापन है वो समाप्त हो जाता है और उसका अवक्षेप भी समाप्त हो जाता है और उसका जलीय विलयन प्राप्त होता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, अपने किताब के अंदर दे रखा है ये एक्सपेरिमेंट कि अपन किस हिसाब से उसको चेक करते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं। तो आप इस एक्सपेरिमेंट को चेक कर लीजिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। वो सेम ही है, देखो इसमें क्या मिलाया उसने, जैसा अपन ने वहां पे मिलाया था सोडियम कार्बोनेट मिलाया उसके, क्योंकि धातु कार्बोनेट लेना है तो सोडियम कार्बोनेट ले सकते हो, या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले सकते हो। और उसके अंदर अपने को क्या मिलाना है, कोई भी अम्ल मिलाना है और उसकी रिएक्शन कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रही है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को देखो उस ट्यूब के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, ट्यूब के अंदर जो गैस निकल रही है उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसमें प्रोवाइड कर रही है। और इस हिसाब से अपने को क्या होता है, पहले दूधिया रंग प्राप्त होता है और बाद में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है दूधियापन। तो आप इसको भी कर सकते हो। इसका चित्र बनाइएगा, आप ऊपर रेटिंग डालिएगा कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण और इसको कीजिएगा। इसके साथ साथ में मैं आपको लास्ट में एक और एक्सपेरिमेंट बताता हूँ जिसके अंदर अपन हाइड्रोजन का क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे, उसको भी चेक करेंगे। इस हिसाब से अपन ने क्या किया, अपन ने अम्ल को कंप्लीट कर लिया। अम्ल को कंप्लीट कर लिया तो आज बारी है किसकी, क्षार की। और क्षार इतनी ज्यादा रिएक्शन नहीं करता, क्षार के कुछ लिमिटेड गुण हैं, उनको अपन आज पढ़ते हैं आज की क्लास में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपन क्षारक को। क्षार और क्षारक लगभग एक ही है, मैं इसका फर्क बता दूंगा लास्ट में क्या होता है, क्षार क्या होते हैं और क्षारक क्या होते हैं। क्षार कह दो चाहे क्षारक कह दो। देखो क्षार होते हैं, जैसा उसके अंदर पढ़ा था वहीं से मैं शुरुआत करता हूँ, जैसा उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप पढ़ा था वैसे ही मैं इसके अंदर चलता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हीं स्टेपों का अनुसरण करूं, पर कोई स्टेप ऊपर नीचे हो जाए तो वो अलग बात है, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो क्षारक की पहले परिभाषा लिखेंगे तो आर्हेनियस ने परिभाषा दी थी अम्लों की, वैसे क्षार की भी दी थी, उसके साथ साथ में आर्हेनियस ने दी थी कि इन्होंने दी थी कि वे रासायनिक पदार्थ, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो फिर पदार्थ होंगे वो तो रासायनिक पदार्थ ही होंगे। वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में, वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में वो हाइड्रोजन आयन दे रहे थे, आपको याद हो तो कौन सा आयन, हाइड्रोजन आयन H+ दे रहे थे।
ये क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। कौन सा आयन, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होंगे इसके साथ में। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं या क्षार कहलाते हैं। जो हाइड्रोजन आयन देंगे वो अम्ल, और जो हाइड्रोक्सिल आयन देंगे वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। इस हाइड्रोक्सिल आयन को यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना आप, OH माइनस से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, OH माइनस से। हाइड्रोजन आयन था अपन ने लिखा था वो H प्लस था, और ये OH क्या होता है, माइनस होता है, हाइड्रोक्सिल आयन। जैसे मैंने वो खोल के बताया था कि जैसे HCl अम्ल है, इसको जैसे ही पानी में घोलते हैं H प्लस हो जाता है Cl माइनस। देखो क्या दिया उसने, हाइड्रोजन आयन दिया H प्लस। और ऐसे ही में जैसे अभी क्षार पढ़ रहे हैं अपन, NaOH है, इसको पानी में डालो तो ये हो जाएगा Na प्लस, और OH क्या हो जाएगा, माइनस का। देखो ये हाइड्रोक्सिल आयन दे दिया क्या, OH माइनस दे दिया। तो इस हिसाब से वे पदार्थ या वे रासायनिक पदार्थ जो क्या करते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। सिंपल सी बात, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो आगे चलते हैं तो शायद उसके अंदर 2 नंबर जो स्टेप था वो प्रमुख अम्लों का था, तो इसके अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, प्रमुख क्षार। यानी जैसे प्रमुख अम्ल 4 प्रकार के पढ़े थे, 4 अम्ल थे अपने सिलेबस के अंदर, तो इसमें प्रमुख क्षार लिख देता हूँ। क्षार कौन कौन से होंगे, तो समझो। देखो पहला जो क्षार लिखता हूँ मैं, सिंपल सा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सारे जानते हैं कास्टिक सोडा बोलते हैं इसको। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो नाम से आप इसका सूत्र याद कर सकते हो आसानी से। सोडियम का मतलब Na और हाइड्रोक्साइड का मतलब OH। हाइड्रोक्सिल आयन मींस हाइड्रोक्साइड, OH। NaOH सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, याद रखना है आपको। दूसरा देखो क्या होता है, दूसरा जो क्षार होता है वो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा क्षार कौन सा होता है, दूसरा क्षार होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। याद रखोगे पोटेशियम को K से लिखते हैं, और ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा जो क्षार पढ़ते हैं वो अपन पढ़ते हैं क्या, तीसरा क्षार अपन पढ़ते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अपन ने इसको तो ना जाने कितनी बार पढ़ लिया, ये 2 पार्ट जब पढ़े थे इसको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो आपको पता होगा, कैल्शियम का सूत्र Ca होता है, और OH का क्या होता है, होल्टवाइस। क्यों, क्योंकि इसकी संयोजकता 2 होती है, इसकी वजह से यहाँ 2 आ जाता है। चौथा देखो अपन पढ़ते हैं क्या, चौथा पढ़ते हैं अपन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो मैग्नीशियम को लिखते हैं Mg से, और इसकी भी संयोजकता 2 होती है, इसकी वजह से OH के क्या लग जाएगा, 2। देखो सारों में हाइड्रोक्सिल आयन है, पीछे OH OH OH। यहां से पता कर लोगे कि ये क्षार है सारे के सारे। फिर एक और आता है, जो आता है क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आता है। क्या आता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया का निर्माण करता है, और एक आयन और मिल जाए तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला याद रखना है आपको, NH4OH। NH4 अमोनिया है और OH जुड़ गया तो क्या हो गया, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो सिंपली आपको एक ये परिभाषा याद रखनी है, जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। और ये 5 क्षार याद रख लेना, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा NH4OH। तो ये आप एक बार इसको उतार लीजिए, बाद में अपन चलते आगे, स्क्रीन को रोक के और आप उतार लीजिए। फिर आगे चलते, और आगे जो तीसरा स्टेप था, तीसरा स्टेप अम्लों के अंदर अपन ने पढ़ा था, अम्लों के प्रमुख गुण क्या क्या होते हैं। तो उसी का अनुसरण करते हुए अपन चलते हैं, और अगला कौन सा पार्ट पढ़ते हैं, अगला पार्ट पढ़ते हैं कि क्षारों के कौन कौन से गुण होते हैं। तो अगला टॉपिक हेडिंग क्या होगी अपने में, क्षारों के प्रमुख गुण, क्षारों के प्रमुख गुण, क्षारों के प्रमुख गुण। देखो गुण क्या क्या पढ़ते हैं, जैसा उसमें पढ़ा वैसा पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला उसके अंदर पढ़ा था, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, तो ये लिख देना कि ये स्वाद में क्या होते हैं,
कड़वे होते हैं। ये स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। याद रह जाएगा। अम्ल स्वाद में खट्टे तो क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा देखो, अपन ने दूसरा वहां पे क्या लिखा होगा? दूसरा ये लिखा होगा कि इसका पीएच मान जो होता है उसका पीएच मान 0 हो सकता है या 7 से कम, 0 के 7 के बीच में रहता है। इसका पीएच मान जो होता है वो 7 से 14 के बीच में रहता है। 7 से बड़ा और 14 के बीच में 14 भी हो सकता है। जैसे मैंने वहां पे स्केल बना के बताया था कि 0 से लेकर 14 तक क्या होता है? स्केल होता है। 0 और 7 के बीच में अगर यहाँ होता है तो अम्ल होता है, प्रॉपर 7 हो जाता है तो वो क्या होता है? लवण हो जाता है, और 7 से 14 के बीच में होता है तो वो क्या हो जाता है? क्षार हो जाता है। ठीक है, इसका पीएच मान 7 से 14 होता है। जैसा उसमें पढ़ा था कि वो वाले क्या करते थे, जो अपना लिटमस पत्र था, लिटमस पेपर था, वो लिटमस पत्र नीले से लाल में बदल रहा था। ये किस में बदल देंगे? ये बदल देंगे उसको लाल से नीले में। अगर कोई लाल लिटमस पत्र है तो उसको किस में बदल देंगे? नीले में बदल देंगे। तो ये लिखेंगे अगला गुण कि अम्ल लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में बदल देते हैं। अगला देखो, पांचवा गुण इसका लिखते हैं। पांचवा गुण और देखो क्या पढ़ा था उसके अंदर पढ़ा होगा कि इसका जो जलीय विलयन होता है, इसका अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। वैसे के वैसे ही क्षारों का भी जलीय विलयन जो होता है वो क्या होता है? सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। किसका सुचालक होता है? ये विद्युत का सुचालक होता है। ये याद रखना है आपको कि इसका जलीय विलयन भी विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। आगे चलिए देखो छठा, उसमें पढ़ा था अपन ने, हालांकि मैंने पहले लिखा नहीं होगा, उसको बाद में मैंने बताया था कि वो जो अम्ल थे वो अगर हाइड्रोक्सिल आयन ना उपस्थित हो, उसके अंदर हाइड्रोजन आयन ना उपस्थित हो तो प्रोटॉन दाता होते हैं, उनको भी अपन अम्लों की श्रेणी में रखते हैं। वैसे तो जो खट्टे होते हैं वो भी अम्ल होते हैं, जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो भी अम्ल होते हैं ना, जिनकी पीएच मान 0 से 7 के मध्य होती है वो भी अम्ल होते हैं। तो वैसे ही जो प्रोटॉन दाता होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो क्षार होते हैं ये प्रोटॉन ग्राही होते हैं। वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, ग्राही का मतलब प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो ये क्या होते हैं? क्षार जो होते हैं ये प्रोटॉन ग्राही होते हैं। सातवां गुण में लिखूं तो मैं ये लिखूं अभी, क्योंकि अपन केमिकल रिएक्शन पे आ जाते हैं और रासायनिक गुणों में केमिकल रिएक्शन वाला मैं पॉइंट लिखता हूं। और ये था कि अम्ल जो होते हैं ना, अम्ल धातुओं के साथ में क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। वैसे ये क्षार भी क्या कर सकते हैं? क्षार धातुओं के साथ में क्रिया कर लेते हैं और क्षार धातुओं के साथ में क्रिया करके क्या बनाते हैं? जैसा वो बनाते हैं वैसा ही ये बनाते हैं, लवण और क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हालांकि हर एक धातु क्षारों के साथ में रिएक्शन नहीं करती, कुछ ही धातुएं होती है जो क्या करती हैं? क्षारों के साथ में रिएक्शन करती है। तो मैं एक कोई भी क्षार ले लूं, देखो क्षार क्या ले लूं मैं? NaOH ले लूं। क्या ले लूं? NaOH ले लूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लूं। और मैं धातु कोई भी एक धातु ले लूं, क्योंकि हर एक धातु अपन ने वहां पे पढ़ा था, जब अम्ल पढ़ा था उसके अंदर तो अपन ने ले लिया था कि कोई भी धातु ले लो बोले, वो उसके साथ में अम्लों के साथ में रिएक्शन कर लेगी। परंतु इसके अंदर क्या होता है? क्षारों के अंदर सारी की सारी धातुएं होती है वो क्या नहीं करती? धातुएं जो होती है वो क्षारों के साथ में रिएक्शन नहीं करती। कुछ एक ही धातुएं होती है जो क्या करती है? क्षारों के साथ में रिएक्शन करती है। तो अगर आप इस NaOH के साथ में कोई ऐसी धातु लिख देते हो, कॉपर लिख देते हो या कुछ और लेड लिख देते हो, एल्यूमिनियम कुछ भी लिख देते हो, तो वो रिएक्शन गलत हो जाएगी, क्योंकि सारी धातुएं में नोट लिख दूंगा नीचे, नहीं तो आप एक नोट लिख लीजिएगा इसके नीचे कि सभी धातुएं क्षारों के साथ में अभिक्रिया नहीं करती। तो मैं इसके साथ में क्या ले लेता हूं? जैसा अपने बुक का एग्जाम्पल है, जिंक धातु ले लेता हूं मैं। क्या ले लेता हूं? जिंक धातु। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये इसका जलीय विलयन होता है, एक्वारेस लेते हैं। और जिंक जो होता है ये क्या होता है? सॉलिड होता है, तो इसका धातु ले लेते हैं। तो देखो इससे बनता क्या? एक अजीब यौगिक बनता है, Na2ZnO2 बन जाता है। क्या बन जाता है? Na2ZnO2। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सोडियम जिंकेट। क्या बोला जाता है? Na यानी सोडियम, Na यानी क्या? सोडियम, और Zn जुड़ गया तो इसका मतलब इसको क्या बोल देते हैं? जिंकेट।
तो ये बनता है सोडियम जिंकेट, ये इसका जलीय विलयन ही बनता है, एक्वायस ही बनता है। प्लस साथ में यहाँ से क्या बन जाती है, H2 गैस बन जाती है। ये गैस होती है, ये गैस उड़ जाती है। तो ये याद रखना कि सभी धातुएं क्षारों के साथ अभिक्रिया नहीं करती, कुछ एक धातुएं होती वही क्षारों के साथ रिएक्शन करती है। तो मैंने जिंक की रिएक्शन करवा दी किसके साथ में, क्षार के साथ में, और इससे बना क्या, सोडियम जिंकेट बना एक, तो एक क्या बना, हाइड्रोजन गैस। ये असंतुलित है, तो संतुलित कर देते हैं। देखो सोडियम कितना 2, उधर सोडियम 1 है, तो मैं इधर भी कितना लगा दूं, 2 लगा दूं, सोडियम 2 हो गए। ऑक्सीजन इधर 2 है देखो, और इधर ऑक्सीजन कितने 2 है। उधर हाइड्रोजन देखो ये 2 हो गए, तो इधर हाइड्रोजन 2 हो गए, इधर जिंक 1 है और इधर भी जिंक 1 है। संतुलित है रासायनिक समीकरण। ये 7वां गुण आपको याद रखना है इसका। आगे चलते हैं, देखो 8वां गुण क्या पढ़ते हैं। 8वां गुण उसके अंदर पढ़ा था, ये पढ़ा था 8वां गुण की जो अम्ल होते हैं वो अम्ल क्या करते हैं, धातु ऑक्साइडों के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं और क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। परंतु ये जो क्षार होते हैं ना, ये क्षार धातु ऑक्साइडों के साथ नहीं क्रिया करते, किसके साथ में करते हैं, ये करते हैं अधातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करते हैं। किसके साथ में करते हैं, अधातु ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करते हैं। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं तीर का निशान यहाँ लगा के यौगिक लिखता हूँ। यहाँ जगह नहीं है इसकी वजह से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप तो इसके आगे ही लिखिएगा कॉपी के अंदर। क्षार अधातु ऑक्साइडों के साथ में क्रिया करके क्या करती है, एक तो लवण बना लेती है और दूसरा क्या बना लेती है, जल बना लेती है। सेम ही रिएक्शन है वो वाली, उसके अंदर क्या हो रहा था, धातु ऑक्साइड करके लवण और जल बना रहा था, यहाँ अधातु ऑक्साइड क्रिया करके क्षारों के साथ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्षार जो होते हैं वो धातु ऑक्साइडों के साथ में कतई क्रिया नहीं करते। एक क्षार ले लेता हूं, जैसे अपन सिंपली NaOH लेते आए ही है, इसका जलीय विलयन ले लेता हूं मैं, प्लस साथ में अधातु ले लेता हूं। देखो कार्बन अधातु है, O2 लगा दो तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक तरह का क्या है, अधातु ऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अधातु ऑक्साइड है। तो देखो इसकी रिएक्शन करवा दूं तो इससे क्या बनेगा, देखो एक Na और एक CO मिलके यहाँ पे लिखना है आपको, तो यहाँ से बनेगा Na2CO3। आप अच्छे से जानते हो CaCO3 को आपने पढ़ रखा है, उसका नाम अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट जानते हो तो इसका आराम से जानते हो आप, नाम सोडियम कार्बोनेट है। इसका नाम क्या है, Na का मतलब क्या हो गया, सोडियम, और CO3 लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, ये कार्बोनेट। तो ये क्या है, ये सोडियम कार्बोनेट है, इसका भी जलीय विलयन ही बनता है। और प्लस साथ में क्या बनती है, देखो साथ में जल बनता है, तो अपन क्या लिख देते हैं, H2O लिख देते हैं, ये तो लिक्विड होता ही है। अब देखो यहाँ से संतुलित कर देते हैं, सोडियम की कमी पड़ रही है तो यहाँ सोडियम लगा दूं, 2 सोडियम हो गए, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ से कितने 2 और 2 4 हो गए, तो ऑक्सीजन देखो 3, यहाँ पे 1, ये कितना हो गया 4 हो गया, और कार्बन 1 है तो कार्बन 1 हो गया। तो देखो किया क्या इसने क्षार ने अधातु ऑक्साइडों के साथ में रिएक्शन करी और ये क्या बना लिया, इसने भी एक तो लवण बना लिया, ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का क्या लवण है, और एक साथ में क्या बना लिया, इसने जल बना लिया। तो इस हिसाब से इसके उसके तो शायद 10 से 12 गुण हो गए थे, क्योंकि वो 2 रिएक्शन और कर रही थी, मैंने अलग अलग लिखी थी, हालांकि बुक में सारी साथ में लिख रखी है कि अम्ल जो होते हैं वो धातु कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में भी रिएक्शन कर लेते हैं, और वो बनाते हैं लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण था आपने। ये नहीं करते रिएक्शन, किसके साथ में नहीं करते, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन नहीं करते। ये 2 ही रिएक्शन पढ़नी है इसकी, एक तो धातुओं के साथ में और एक धातु ऑक्साइडों के साथ में, और इस हिसाब से ये क्या करने हैं, क्षार कंप्लीट करने हैं। तो क्षार तो इतने ही गुण थे, ये क्षार तो कंप्लीट हो जाते हैं। मैं साइड में हो जाता हूं, आप इनको एक बार उतार लीजिए, वीडियो को रोक के या कैसे करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं आगे चलूंगा और आगे चलते हुए अपन क्या करेंगे, अपन ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है उसमें भी निकल रही थी, किसके अंदर, अम्ल धातुओं के साथ में क्रिया कर रहे थे तभी निकल रही थी, और क्षार धातुओं के साथ में क्रिया कर रहे हैं तो भी निकल रही है। वो आपसे पूछेगा कि हाइड्रोजन गैस का परीक्षण कीजिए, क्या ये हाइड्रोजन गैस है, और आपको पूछ लेगा कि हाइड्रोजन गैस को अगर जलती हुई मोमबत्ती के सामने ले जाए तो वो किस प्रकार जलती है, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। तो मैं चलो इसका जवाब देता हूं, मैं इधर से बोर्ड को साफ कर देता हूं।
मैं इसको साफ कर देता हूं और यहाँ पे मैं आपको बताता हूं कि है ना कैसे अपन हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करते हैं। मैं यहाँ पे आपको साथ में इसका डायग्राम और दिखा देता हूँ, बुक के अंदर अच्छे से समझा रखा है। क्या समझा रखा है उसने पहले लिख रखा है, धातु और क्षार आपस में मिलेंगे, धातु और क्षार मिलेंगे तो क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। उस हाइड्रोजन गैस को वो कहाँ पे लेके आया, देखो साबुन के पानी के अंदर लेके आया है। साबुन के पानी में जैसे गैस डालेंगे तो क्या होंगे, बुलबुले उठेंगे। बुलबुले उठेंगे तो आगे क्या होगा, उन बुलबुलों के आगे जलती हुई कोई माचिस की तिल्ली ले जाएं या अपन जलती हुई मोमबत्ती ले जाएं तो उसमें क्या होती है, फट फट की आवाज आती है। तो अगर फट फट की आवाज के साथ में वो जलती है मोमबत्ती तो वो हाइड्रोजन गैस है, अन्यथा वो हाइड्रोजन गैस नहीं है। क्या करते हैं, देखो करते ये है कि सबसे पहले क्या करते हैं, अपन धातु और क्षार को मिला लेते हैं। धातु और क्षार को अपन मिला लेंगे, ये लो धातु और क्षार को मिला लेंगे तो क्या निकलेगी, H2 गैस निकलेगी। इस H2 गैस को अपन क्या करते हैं, साबुन के पानी में डाल देते हैं। किस में डाल देते हैं, साबुन के पानी में डाल देते हैं। साबुन के पानी में डाल देते तो आपको पता है, आप भी कोई गिलास में पानी डाल के और किसी पाइप के माध्यम से उसमें फूंक मारते हो तो उसमें बुलबुले उठते हैं। तो ये भी गैस आएगी, इधर से निकलेगी, इस पानी के अंदर जाएगी तो ये बुलबुले उठेंगे, इसमें से ये बुलबुले उठेंगे, इससे जैसे भी उठेंगे। इन बुलबुलों के सामने अगर अपन क्या करें, अगर अपन एक जलती हुई क्या ले आए, मोमबत्ती ले आए इनके सामने, जलती हुई अगर मोमबत्ती लेके आए इसके सामने, तो इनकी वजह से, किनकी, ये जो बुलबुले हैं इनकी वजह से यहाँ पे क्या होगी, फटफट की ध्वनि आएगी। होता ही है, अपन क्या करते हैं, गीली कोई भी चीज जलाते हैं, चूल्हे में भी अब अगर अपन गीली चीज जलाते हैं तो क्या होती है, फटफट की आवाज आती है। तो वैसे इसमें क्या होती है, फटफट की आवाज होती है, तो अपन कह सकते हैं कि हाँ ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो इस हिसाब से ये जो परीक्षण था, ये परीक्षण कौन सा था, हाइड्रोजन गैस का। आप हेडिंग डाल लीजिएगा, हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। उसके नीचे ये बात लिखोगे सारी कि सर्वप्रथम धातु और क्षार को आपस में मिलाया जाता है, जिससे निकलने वाली हाइड्रोजन गैस को कीप की सहायता से या किसी नली की सहायता से साबुन के पानी में प्रवाहित की जाती है, जिससे गैस के, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं। इन बुलबुलों के ऊपर अगर जलती हुई मोमबत्ती या जलती हुई तिल्ली ले जाए तो मोमबत्ती फट की आवाज के साथ में जलती है, अतः इनसे निकलने वाली गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। तो इस हिसाब से आपको हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करना है और ये जो आपके सामने चित्र है, डायग्राम है, इसको बनाना है। और ऐसा का ऐसा ही मैंने इसके शुरुआत में आपको बताया था, क्या शुरुआत में बताया था कि आपके पास में क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका परीक्षण इस हिसाब से होगा, तो वो भी कर लीजिएगा। तो इस हिसाब से मैंने नॉर्मली क्या किया, नॉर्मली ये जो तीन क्लासें थी, तीन पार्ट हो गए। इन तीनों पार्टों के अंदर अपन ने क्या किया, अम्ल और क्षार के जितने भी गुण थे उन सारे गुणों को पढ़ा। अब आपको अगर इसमें से पूछ ले, क्या पूछ ले कि आपको पूछ ले अम्ल और क्षारों में अंतर बताइए क्या होता है, क्या आप नहीं बता सकते अम्ल और क्षारों में अंतर क्या होता है? आपको पूछ रहे अम्ल और क्षारों में समानता क्या है, क्या नहीं बता सकते? बता सकते हैं। अंतर पूछे तो आप फटाफट बता दोगे, ये हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, वो हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये कड़वे होते हैं, वो मीठे होते हैं। इनका पीएच मान 0 से 7 के मध्य होता है, 7 से 14 के मध्य, इनका 14 के मध्य होता है, उनका 7 के मध्य होता है। समानता पूछे क्या होती है तो समानता बता दोगे, इनका जलीय विलयन भी विद्युत का सुचालक, उनका जलीय विलयन भी विद्युत का सुचालक। ये भी धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बना रहे हैं, वो भी धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बना देते, सिंपल सा। तो ये बातें ध्यान रखनी है आगे, हालांकि मैं इसके ऊपर एक क्लास और लेके आऊंगा कि समानता क्या होती है, इसके अंदर अंतर क्या होता है। बाकी आप इन 3 क्लासों को अच्छे से पढ़िएगा। मेन जो इनका निचोड़ था वो इन 3 क्लासों के अंदर ही था। आगे चलते अपन आगे पढ़ते हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा, अम्ल क्षारों के गुणों को अच्छे से पढ़िएगा, और जो आपने 2 दिनों की 3 दिनों की क्लास में पढ़ा है इसको शानदार पढ़िएगा। आगे की क्लास में अपन और अच्छी अच्छी चीजें लेके आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।